इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ आप सभी जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम किसान की बात, जी हाँ, लेकर आ चुके हैं हम आपके लिए। आज मैं हूँ आपके साथ आरती और मैं अश्वनी। और कार्यक्रम की शुरुआत करें तो आपसे कुछ 2 लाइनें कहना चाहती हूँ कि खेती उत्तम काज है, यही सम और न होए, खाबे को सबको मिले, खेती कीजिए सोए। जी हाँ भाई, मतलब ये है अश्विनी कि खेती जो है सबसे उत्तम कार्य है, इसको जरूर करना चाहिए क्योंकि अनाज जो है वो सबको खाने को मिलता है। तो ये ऐसा कार्य जिसको करना ही चाहिए। खेती, हमारे सारे जितने किसान मित्र हैं भाई वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि खेती, मतलब किसान मित्र ही क्यों, हम सब भी जानते हैं खेती कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है। और किसान की बात में हम इसी खेती की बात करते हैं। बिल्कुल किसान मित्र, देखिए जिस तरह से आरती ने ये बहुत खूबसूरत लाइनें कही तो इनके मायने बहुत ज़्यादा हैं। और हमें बहुत खुशी है कि जिस तरह से आप युवा साथी कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और जो नई तकनीक है और जो परंपरागत कृषि है उसका जो मेलजोल बना के रख रहे हैं, तो वो बहुत खुशी देने वाला है। इससे हमारी उत्पादन क्षमता भी बढ़ रही है, हमारी मेहनत भी कम हो रही है, हमारा समय भी बच रहा है। तो आपका और हमारा ये मिलकर प्रयास है और इसे निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। तो हम और आप आज यही विश्वास दिलाते हैं और यही वादा भी करते हैं आपसे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, नव वर्ष में हमने आपसे वादा किया है कि हम चाहते हैं कि हमारा कार्यक्रम जो है इतना ज़्यादा लाभकारी आपके लिए हो कि आप उससे काफ़ी कुछ सीखे भी, समझे भी, और साथ ही साथ आपकी जो जानकारी है वो भी आप हम तक संदेशों के माध्यम से भी पहुंचा सकते हैं कि हमें ये चीज़ बदलनी चाहिए, ये चीज़ लानी चाहिए, या फिर कैसा कुछ आपको कार्यक्रम लग रहा है, सब कुछ आप बता सकते हैं। और फ़ोन इन कार्यक्रम है तो भाई बिल्कुल हमारे विशेषज्ञ आ चुके हैं और वो बिल्कुल तैयार है आपके सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन जवाब किस विषय पर होंगे वो बता देते हैं आपको। आज किसान मित्रों, आज हम आपके लिए लाए हैं गेहूं फसल की देखभाल और सिंचाई प्रबंधन के बारे में जानकारी। तो इससे जुड़ी जो भी आप बात जानना चाहते हैं आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। आपने हमारा नंबर सेव किया है, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर YS शिवे। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत। सभी किसान बहनों भाइयों को नमस्कार मेरी तरफ से भी। तो डॉक्टर साहब बिल्कुल तैयार हैं, जैसे कि हमने कहा, तो आप फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए ताकि आप भी बिल्कुल तैयार हो जाएं जो भी प्रश्न आपको पूछने हैं आज गेहूं की फसल की देखभाल से जुड़े हुए। तो फ़ोन नंबर है 011-2342-1608। ये आज का फ़ोन नंबर है। व्हाट्सएप नंबर पे वो भी हम आपको बता देते हैं। किसान मित्रों, जो नए श्रोता हैं वो हमारा व्हाट्सएप नंबर सेव कर सकते हैं 9868868753। मैं फिर से दोहरा देता हूँ 9868868753। और जो नए श्रोता हैं वो लिख लें, हमारा स्टूडियो का जो नंबर है, आज की जो लाइन खुली है 23421608, और इससे पहले दिल्ली का STD कोड 011 ज़रूर डायल करें। तो ये थी आपके लिए ज़रूरी जानकारी। जी, कार्यक्रम को चलिए आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी हमारे कॉलर्स सुन ही चुके हैं नंबर, और ज़रूर कॉल करेंगे क्योंकि सबको कुछ ना कुछ समस्या या फिर शंका होती है जिसका समाधान उनको यहाँ किसान की बात में ज़रूर मिलता है। शुरुआत करते हैं कि गेहूँ की फसल की देखभाल की जब बात होती है तो इस वक्त गेहूँ की फसल की कौन सी स्टेज चल रही है, कहाँ पे क्या ध्यान रखने की बात है इस वक्त? जी देखिए, गेहूँ एक हमारी जो रबी सीजन की है प्रमुख खाद्यान्न फसल है और लगभग ये 30 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर उगाई जाती है। तो इसका बोने का समय शुरू हो जाता है हमारा नवंबर के फर्स्ट वीक से लेके और 25 दिसंबर तक किसान भाई इसको बोते हैं। जैसे जैसे खेत खाली होते चले जाते हैं वैसे वैसे जो इसकी बिजाई होती चली जाती है। जिन्होंने जो नवंबर के फर्स्ट वीक से बुआई शुरू करी है तो उनकी फसल लगभग 2 महीने की हो गई है। और जिन्होंने जो 25 दिसंबर के आसपास तक सोइंग की है, क्योंकि बहुत से गन्ना काटने के बाद में, आलू खोदने के बाद में, या कुछ ऐसी फसलें लेट कटती हैं उनकी धान की, तो तब लगाते हैं, तो उनकी फसल जो है अभी कम अवधि की है। लगभग ये कह सकता हूँ कि मतलब 1 वीक या 10 दिन की हुई है। तो उस हिसाब से जो है अलग अलग समय पर बोई की फसल अलग अलग अवस्था में है इस समय, और उसी के अनुसार जो हमको इनके प्रबंधन करने की जरूरत पड़ती है। जिन्होंने उदाहरण के लिए लगभग समय से लगाई है तो 2 महीने की फसल हो गई है, तो 2 महीने की फसल का मतलब ये है कि इस समय काफ़ी ग्रोथ पकड़ गई है। 60 दिन की फसल हो गई है, तो 60 दिन की फसल होने के बाद जो है आदमी इस समय
हमको खरपतवार है, पानी का प्रबंधन है, ऐसी चीज़ों का ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है। ज़्यादातर जो पोषक तत्व प्रबंधन का उन्होंने इस समय कर लेते हैं, खाद वगैरह डाल देते हैं, लेकिन पानी की ज़रूरत पड़ती है। और ठंड भी पड़ रही है, ठंड पड़ना बहुत अच्छी चीज़ है गेहूँ के लिए, क्योंकि जितनी ठंड पड़ेगी उतना ही गेहूँ का पैदावार अच्छी होगी, उतने कल्ले अच्छे निकलते हैं और उसकी पैदावार पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से जो है हमको समय के अनुसार बोई गई फसल का ध्यान रखने की जरूरत है, पानी का, और इसके साथ साथ खरपतवार। आपने पानी प्रबंधन की भी बात की, जिन्होंने समय से बो दिया आपने उनकी बात की, लेकिन थोड़ा सा जिन्होंने देर से बोई है अभी फसल, आपने कहा दिसंबर के आसपास भी कई लोगों ने बोई होगी फसल, तो उनको भी क्या अभी इस वक्त सिंचाई की आवश्यकता है या फिर क्या ध्यान रखना है उन्हें? हाँ देखिए, जिन्होंने लेट बोई है अभी तो उनकी, यदि उनकी 20 से 25 दिन की फसल हो गई है तो पहला पानी दे देना चाहिए, क्योंकि 20 से 25 दिन के बाद जो है हमारी ये ताजमूल कण निकलती हैं। ताजमूल जो है जड़ें, जिनको हम क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज बोलते हैं, तो उस समय जो है पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो उस पानी को ज़रूर ध्यान में रखना किसान भाइयों को। जैसे उनकी 20 से 21 दिन की फसल हो जाती है, पानी ज़रूर दें, पहला हल्का पानी लगाएं, बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाना चाहिए। लेकिन जिन्हों की फसल जो है 2 महीने की होगी है, 60 दिन की होगी है, तो उसकी तीसरा पानी देने की अवस्था भी है, तो तीसरा पानी अवश्य दें। तो ये परिस्थिति के अनुसार, स्थिति के अनुसार जो है पानी का प्रबंधन करने की जरूरत पड़ती है। और गेहूं के लिए जो है 5 से 6 सिंचाइयों की जरूरत पड़ती है, और 20 दिन के अंतराल पर लगभग हम हर एक पानी देने का रिकमेंडेशन करते हैं, यदि महावट वगैरह ना हो। इस साल अभी बारिश वगैरह नहीं हुई है, हमारे महावट नहीं हुई है। यदि कहीं पर महावट हो जाती है, बारिश हो जाती है, तो फिर उसको थोड़ा डिले कर सकते हैं, उसके अनुसार फिर देखना पड़ता है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर जुड़े हैं, बात कर लेते हैं उनसे। हेलो। हेलो जी नमस्कार सर। नमस्ते मैडम। जी बताइए अपना नाम सर और कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैं लोधी रोड दिल्ली से साई मंदिर से अखिलेश सैन बात कर रहा हूँ। जी अखिलेश जी पूछिए अपना प्रश्न। मैडम मेरा गेहूं से रिलेटेड मेरा सवाल था। हमारी गेहूं की खेती है तो वो गबोट पे आ चुकी है, तो इसमें क्या सिंचाई की आवश्यकता अभी बढ़ सकती है या नहीं? और ठंड आजकल क्या है, ज्यादा पड़ने की संभावना है, तो इसमें पाला माला भी थोड़ा है, तो इसको कैसे बचाया जाए, इस सवाल का उत्तर जानना। हाँ देखिए, कौन सी अवस्था बताई है आपने अपनी फसल की? अभी जी गबोट पे आई हुई है, जो बाली निकलने वाली। हाँ, आपकी इसका मतलब जो है पुष्पावस्था आने वाली है, तो बालियां निकलने वाली है। तो ये जो है लगभग अच्छी स्थिति है, आपने समय से गेहूं को लगाया है, तो इस समय जो है पानी देने की जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि ठंड भी पड़ रही है और पाला वगैरह भी कहीं पड़ने की संभावना है। तो उससे बचाने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि हम हल्का पानी लगाएं, ज़्यादा पानी ना भरें। और जो पाला, जो फसल को यदि हमको बचाना है तो इसी का प्रबंधन करना चाहिए, हल्का पानी देने का। वैसे भी इनकी पुष्पावस्था में आने वाली फसल है, तो चौथे पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो हल्का पानी लगाएं। और इस समय पानी की कमी ना होने दें, क्योंकि आपकी बालियां निकलेंगी तो बालियां अच्छी निकलेंगी यदि पानी की अच्छा आपने प्रबंधन किया है। और उस हिसाब से ये भी ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा खड़ा पानी नहीं होना चाहिए खेत के अंदर। और पाला बचने के लिए जो है सबसे अच्छा तरीका यही है कि हल्का पानी लगाएं। लेकिन गेहूं के लिए जितनी ठंड पड़ रही है, मैं फिर कहना चाहता हूं, और इन्होंने भी कहा है ठंड बहुत पड़ रही है, ये ठंड पड़ना गेहूं की फसल के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे जो है हमारी पैदावार पे बहुत अच्छा अनुकूल प्रभाव पड़ता है। कल्ले अच्छे बनते हैं और बालियां अच्छी निकलती हैं, और फिर दाना भी अच्छा भरता है। तो ठंड का पड़ना ये अधिसूचक है कि गेहूं की पैदावार अच्छी होगी। जी डॉक्टर साहब, आपने एक चीज कही कि पाला पड़ता है, फसल को बचाने के लिए हम पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंचाई हल्की कर सकते हैं। क्या कोई और भी उपाय हैं जो हम फसल को बचा सकते हैं इसके अलावा पाले से? हाँ देखिए, पानी आजकल पहले बताते थे, अब हम उसको नहीं बताते हैं। धुआं वगैरह करना ना, उसको करना चाहिए किसानों को। इसके लिए पाले के लिए नहीं, बल्कि हल्का पानी लगाएं। सबसे अच्छा तरीका यही है। यदि हमको पाले से बचाना है, पहले खेत के अंदर नमी होगी तो वो हमारी जो पाले पे जो कुप्रभाव पड़ता है वो नहीं पड़ेगा। और कहीं हो सकता है कि फ्लड इरिगेशन नहीं करते तो स्प्रिंकलर इरिगेशन, यदि ये संभावना फोरकास्ट की गई है उनके क्षेत्र में कि पाला पड़ने वाला है, तो वहां पे वो स्प्रिंकलर इरिगेशन से भी हल्का पानी दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो है पाले से फसल को बचाया जा सकता है। हालांकि पाले का बहुत बड़ा असर जो गेहूं की फसल पर नहीं पड़ता है, बल्कि दूसरे फसल जो हमारी जैसे चना है, मटर है, मसूर है, इन पे जो है हमारा जो है पाले का असर पड़ता है। जी डॉक्टर साहब एक और कॉलर जुड़े हैं, उनसे भी जान लेते हैं क्या पूछना चाहते हो। हेलो। हाँ जी नमस्ते मैम जी, मैं निहाल बिहार नांगलोई से बोल रहा हूँ। जी पूछिए सर अपना प्रश्न।
मैं ये पूछता सर, ये जो गेहूं का देने का जो पहला जो बोने के बाद जो पहला एस्टिमेट, वो कितने दिन में पानी देना जरूरी होता है? हाँ देखिए, मैंने पहले भी बताया था, यदि सुन रहे होगे आप, पहला पानी जो है हम 20 से 25 दिन के बाद देते हैं। और ये इसलिए करते हैं क्योंकि 20 से 25 दिन के में जो हमारी क्राउन रूट बनती हैं, जिनको हम ताजमूल के नाम से भी जानते हैं या छत्रक जड़ अवस्था के नाम से भी जानते हैं, तो उस समय जो है हमको पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। वो पानी की क्रांतिक अवस्था मानी जाती है। सभी, चाहे हम समय से लगाएं चाहे हम देर से लगाएं, एक पानी तो बहुत ही जरूरी है। वो 5-6 पानी में वो जो है जो हमारी ताजमूल निकलती है उस समय जो जरूरी है। तो पहला पानी जो है 20 से 25 दिन बाद जरूर लगाएं। डॉक्टर साहब, एक हमारे किसान मित्र हैं, ये हापुड़ से हैं, राजेश जी। तो ये पूछना चाहते हैं कि पाले से जब बचाने के लिए अगर हम सिंचाई करते हैं, हल्का पानी देते हैं, तो अगली सिंचाई कब दे सकते हैं, यानी कि कितने दिन का अंतराल सही रहता है? हाँ देखिए, गेहूं के अंदर जो है हम लगभग 20 से 25 दिन बाद जो है सिंचाई देते रहते हैं। जैसे पहला पानी जो है हमारा ताजमूल 20 से 25 दिन बाद, दूसरी जो है बुआई के 40 से 45 दिन बाद जो हमारे कल्ले निकलते हैं, तीसरा पानी जब हमारी गांठें बनती हैं तो 60 से 65 दिन बाद, चौथा पानी जो पुष्पावस्था जब हमारी जो है लगभग 80 से 85 दिन की होती है फसल, और पांचवा पानी जो है हम उस समय देते हैं जब हमारी दुग्धावस्था होती है। दुग्धावस्था का मतलब ये है कि दाना भरने की पहली अवस्था, और छठी अवस्था जो है हमारी दाना भरने की होती है, अर्थात 110 से 115 दिन के बीच में आ जाती है। तो इस तरीके से जो है पानी का प्रबंधन करने की जरूरत पड़ती है। क्रांतिक अवस्थाएं मानते हैं, लेकिन फिर भी यदि एक पानी उपलब्ध है तो उसको जो है ताजमूल जो हमारी निकलती है 20 से 25 दिन बाद देना चाहिए। 2 पानी है तो हमको जो है ताजमूल की अवस्था 20 से 25 दिन बाद, और दूसरा पानी जो है 80 से 85 दिन बाद जो पुष्पावस्था होती है। और यदि 3 पानी उपलब्ध हैं तो पहला पानी जो है 20 से 25 दिन बाद, और दूसरा पानी जो है गांठें बनते समय 60 से 65 दिन बाद, और तीसरा पानी जो है दुग्धावस्था पे 100 से 105 दिन के बाद। और यदि 4 पानी उपलब्ध हैं तो उस तरीके से हम ताजमूल 20 से 25 दिन बाद, और दूसरा पानी कल्ले बनते समय, और तीसरा पानी जो है 60 से 65 दिन बाद गांठें बनते समय, और चौथा पानी जो है हम दुग्धावस्था पर देते हैं। तो इस तरीके से हम जो है पानी की उपलब्धता के ऊपर ये डिसाइड कर सकते हैं। जहाँ 100% पानी की उपलब्धता है, सिंचित अवस्था में उगा रहे हैं, तो वहाँ 5 से 6 पानी की जरूरत पड़ती है, बशर्ते कि बारिश वगैरह ना हो या किसी तरीके का कोई और महावट वगैरह ना हो, तो इतने पानी की जरूरत पड़ती है लगभग। जी डॉक्टर साहब, तो बताया डॉक्टर साहब ने कि पानी की जो अवस्था है कब कब आप दे सकते हैं। एक और कॉलर जुड़े हैं अश्विनी, बात कर लेते हैं, उनसे भी जानते हैं क्या पूछना चाहते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार सर। नमस्ते मैडम, मैं विकास बात कर रहा हूँ दिल्ली से। जी विकास जी पूछिए। मैडम मैं जानना चाहूँगा, जैसे सरसों में मियाऊ लग जाती है तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एफिड का आ रहा है। देखिए, यदि एफिड का सरसों में आपका प्रभाव आ रहा है तो आपको जो है इमिडाक्लोपिड की जो है जो 1 मिलीलीटर दवा है 3 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करेंगे तो आपका जो है माहू जो है एफिड जो है वो खत्म हो जाएगा। जी, तो साथियों आपको ये बताना चाहते हैं कि आज हम बात करें गेहूं फसल की जो देखभाल है और सिंचाई प्रबंधन, इस विषय पे बात करें। आप इससे जुड़ा कोई भी प्रश्न है, कोई भी जिज्ञासा आपके मन में, आप पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर हमारे लाइंस जो है खुली हुई है, 01 दिल्ली का STD कोड है, और साथ ही फ़ोन नंबर है 23421608। आप फ़ोन करें और सीधे डॉक्टर YS शिवे हमारे साथ है, वो बताएंगे आपके प्रश्नों का हल। व्हाट्सएप नंबर भी है, वो आपको बताते हैं इस ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित, और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान की बात में। गेहूं की फसल की देखभाल और सिंचाई प्रबंधन, इस विषय पे बात चल रही है। व्हाट्सएप नंबर की हमने बात की थी, वो आपको बता देते हैं
हम दोहरा देते हैं, नए श्रोता लिख लें 9868868753। जी हाँ, 9868868753। तो आप इस नंबर को सेव करें और व्हाट्सएप के ज़रिए जो भी आप जानना चाहते हैं वो हमें लिखकर भेज दें, और अपना नाम और जगह का नाम लिखना ना भूलें। जी हाँ, बिल्कुल। ये व्हाट्सएप नंबर इसलिए भाई क्योंकि जो कॉल वाली लाइन है ना वो थोड़ा बिजी हो जाती है, क्योंकि लगातार आपके फ़ोन कॉल आते रहते हैं। एक और कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, आइए जान लेते क्या कहना चाहते हैं वो। हेलो। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, नमस्कार सर। थोड़ा सा हमें खेती की थोड़ी सी अलग किस्म की सब्जी की खेती है, जैसे भिंडी की खेती के लिए हम कर रहे थे। तो ये जो IVRI जो अपना वाराणसी में है, तो क्या यहाँ से बीज उपलब्ध हो जाएंगे क्या? राम प्रसाद चौबे बोल रहे हैं, आजमगढ़ से। हाँ जी, बिल्कुल राम प्रकाश चौबे जी, बिल्कुल बीज उपलब्ध हो जाएंगे आपको। इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट वाराणसी से, वहाँ पे TK बेहरा साहब डायरेक्टर हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। आपको जरूर जो है भिंडी का बीज उपलब्ध वहाँ से हो जाएगा। डॉक्टर साहब, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो हमारे किसान भाइयों की गेहूं की फसल अभी खड़ी है, तो क्या उसमें खरपतवार नियंत्रण की ज़रूरत है हमें? क्या खरपतवार की समस्या अभी है उसमें? बिल्कुल, देखिए जिन्होंने समय से लगाई है उसमें खरपतवार हो सकते हैं, और जिन्होंने और कुछ देर से लगाई है तो खरपतवार, जैसे 1 महीने की फसल हो गई है तब भी जो खरपतवार आने की संभावना है उनमें। तो खरपतवार का नियंत्रण बहुत जरूरी है। गेहूं के अंदर जो है बहुत सारे खरपतवार आते हैं, लेकिन उनमें विशेषकर जो है हमारा गेहूं का मामा गुल्ली डंडा, फैलिस माइनर या मंडूसी के नाम से जानते हैं हम, ये बहुत ज्यादा आता है। तो इसकी नियंत्रण, या जई का जंगली जई भी हो जाती है, तो इनके लिए नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है। और साथ साथ दूसरे, जैसा हमारा जो है जंगली पालक है, चौलाई है, या बथुआ खरबथुआ है, सेंजी है, प्याजी है, चटरी मटरी है, ये सारे बहुत सारे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, ये भी आते हैं। तो इनको नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है। कहीं कहीं कभी कभी तो यदि हम नियंत्रण ना करें तो 20 से 50% जो गेहूं की पैदावार में कमी आ जाती है। तो इनका नियंत्रण करना बहुत ही जरूरी है। और यदि हम मतलब बहुत ज़्यादा समस्या आती है हमारी खरपतवारों की, तो बुआई के तुरंत बाद भी 2 तरीके से हम खरपतवारों का नियंत्रण करते हैं, कल्चरल विधि से, यांत्रिक विधि से, या जो है हम रसायनों द्वारा। तो कल्चरल विधि से करना चाहें तो वो अच्छी बात है ही, लेकिन आजकल जो है लेबर की समस्या हो गई है, तो रसायनों का उपयोग भी कर सकते हैं। रसायनों के उपयोग में सबसे अच्छा तरीका ये है, यदि बहुत ज़्यादा खरपतवार आने की संभावना होती है तो बुआई के तुरंत बाद 1-2 दिन के अंदर ही जो हम पेंडामेथिलीन का जो है 1 से 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं, 500-600 लीटर पानी में घोल बनाकर। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है जब बिजाई करते हैं। लेकिन बिजाई कर दी और फसल आपकी खड़ी है और उस समय खरपतवार नियंत्रण करना चाहते हैं, तो पहला पानी देने के बाद में आप सल्फर सल्फ्यूरोन जो है, जो अवस्था हमारी 30 से 35 दिन की होती है, क्योंकि पहला पानी हम 20 से 25 दिन बाद देते हैं, तो 10 दिन बाद जो पैर सहारने लगता है, तो सल्फर सल्फ्यूरोन की 25 ग्राम मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं। तो ये हमारे जितने हमारे गेहूं का मामा गुल्ली डंडा या फैलिस माइनर है, इसको नियंत्रण कर सकता है, जई को कर सकता है। लेकिन चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए मेटसल्फ्यूरोन होता है, उसकी 4 ग्राम मात्रा एलग्रिप के नाम से जानते हैं। तो 4 ग्राम मात्रा वही 500 से 600 लीटर पानी में घोल बना के, यदि दोनों खरपतवारों की समस्या है फिर दोनों को एक साथ मिला के भी छिड़काव कर सकते हैं। और अच्छा समय ये होता है कि जब पहला पानी देने के बाद में अब कंडीशन में आता है खेत, तो उस समय जो है 30 से 35 दिन बाद 25 ग्राम जो सल्फर सल्फ्यूरोन ले और 4 ग्राम जो है मेटसल्फ्यूरोन, दोनों का घोल बना के 500 से 600 लीटर पानी में फ्लैट फैन नोजल से, जो स्प्रे होता है फ्लैट फैन नोजल से इस्तेमाल करके उसका स्प्रे करेंगे, तो इसका जो बहुत ही इफेक्टिव कंट्रोल होता है, दोनों चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों का भी और सक्रिय पत्ती वाले खरपतवारों का भी, दोनों का। तो इस तरीके से खरपतवारों का नियंत्रण किसान भाई कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत ज़रूरी है किसान मित्रों। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर थोड़ी सी भी लापरवाही रही तो 50% तक का हमें मतलब नुकसान हो सकता है, यानी कि हमारी उपज पे असर पड़ सकता है। जी, और एक और कॉलर कुछ जानना चाहते हैं, पूछते हैं क्या कहना चाहते हैं। हेलो मैम, नमस्कार। जी नमस्कार सर। मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से, ये अपना जैसे मोटा अनाज है जी, तो इसको हम 365 दिन खाने में कैसे यूज कर सकते हैं सर, और इसकी कितनी मात्रा होनी चाहिए? जी जी, अपना नाम बताएं सर। सुरेंद्र कुमार दिल्ली से जी। जी देखिए, इन्होंने पूछा है कि हम डेली कैसे खा सकते हैं। डेली खाने के लिए यदि आप नियमित पहले इसको खाते नहीं थे
तो थोड़ा सा शुरुआत में दिक्कत आती है, लेकिन इसको जो मिला के खा सकते हैं, जैसे मतलब मल्टीग्रेन आटा आता है आजकल, उसमें मक्का का भी होता है, बाजरे का भी होता है, रागी भी होती है, गेहूं का भी उसमें मिला होता है। तो इस तरीके से जो है उसका मैं ये तो नहीं बता पाऊंगा कि कितना कितना मिलाना चाहिए, लेकिन मल्टीग्रेन आटा थोड़ा थोड़ा लेके अनाज को मिलाएं, और जो जितनी मात्रा में मिलाएं, हो सकता है आपको जई अच्छी ना लगती हो, जौ अच्छे ना लगते हो तो उनको मत मिलाएं, लेकिन आप जो है गेहूं का या बाजरे का, मक्का का, इनका आटा मिला के खा सकते हैं, जिससे कि आसानी से चपाती बन जाए, उसको डाइजेस्ट। विंटर चल रहा है इस समय, तो बाजरे की रोटी, मक्का की रोटी, साग और गुड़ और दही, इसका बहुत अच्छा खाना माना जाता है स्वास्थ्य के लिए भी, और हमारे जो पूरे माइक्रो न्यूट्रिएंट इसमें उपलब्ध होते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है कि जो हमारी गेहूं की फसल है, इसमें फसल चक्र जब करते हैं हमारे किसान मित्र, तो पिछले दिनों कुछ किसानों से बात हो रही थी, तो उनका ये कहना था कि इनको जिंक की कमी बहुत पाई जाती है जब फसल चक्र करने के बाद, तो ऐसा कुछ है या क्या सब? हाँ, देखिए, फसल चक्र का मतलब ये, मैं जो धान गेहूं का फसल चक्र है उसके अंदर न कि दूसरे जो फसल चक्र हैं, जैसे मतलब मक्का गेहूं है या गन्ना गेहूं, हाँ, तो जहाँ पे जो धान गेहूं का फसल चक्र हम अपनाते हैं वहाँ पे जिंक की कमी पाई जाती है, और उसमें ऐसा होता है गेहूं के अंदर कि हमारी पत्तियां, बीच की पत्तियां जो सफ़ेद पड़ जाती हैं, और सफ़ेद पड़ने के साथ साथ जो हमारे कल्ले भी कम बनते हैं, ग्रोथ रुक जाती है, तो इस तरीके से जो है हमारी जिंक की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, और ये टुकड़ों में नजर आते हैं, ये नहीं कि पूरे खेत में ही नजर आएंगे, और जब कल्ले बनते हैं तब तक ही आते हैं। तो इनको दूर करने के लिए जो 0.5% जिंक सल्फेट का पानी छिड़काव कर सकते हैं, और 0.25% जो है हम चूना रखें, तो इनका 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाए के छिड़काव करें। तो इस तरीके से 2-3 बार करेंगे तो जिंक की कमी के लक्षण जो आते हैं फसल के अंदर वो दूर कर दिए जाते हैं। यदि हम जिंक की कमी पाई जाती है तो धान गेहूं फसल चक्र में एक बार जो है 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट बुआई के समय या रोपाई के समय जरूर लगाएं। जी डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब बहुत सी बातें हैं अभी करने के लिए। हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि समय की कमी है तो व्हाट्सएप के जरिए हमारे 2 किसान मित्र हैं, एक मंजीत हैं हिसार से और सहारनपुर से अजय कुमार है, तो ये दीमक का इलाज और पूछ रहे हैं, और एक जो हमारे मित्र हैं इनकी चूहों की समस्या है, तो इनका आप जल्दी से अगर बता दें समाधान। हाँ देखिए, दीमक भी कभी कभी लग जाती है, सूखे क्षेत्रों में दीमक लगती है, तो यदि सूखे क्षेत्रों में दीमक लग जाती है तो नीचे से जड़ों को काट देती है, और उसकी यही पहचान है कि नीचे से जड़ों को काटने के बाद में हमारे पौधे कट के नीचे गिर जाते हैं। तो इस तरह की कोई समस्या दिखाई देती है तो क्लोरपाइरीफास को जो है पानी के साथ में नक्के पे बूंद बूंद करके डालें, तो इस तरीके से जो है दीमक से छुटकारा पाया जा सकता है। और चूहे भी कहीं कहीं जो है नुकसान करते हैं फसल को, तो चूहे जो है एक सामूहिक नियंत्रण के रूप में करना चाहिए हमको। एक किसान करेगा तो संभव नहीं है, क्योंकि बड़ा चतुर जानवर होता है चूहा जो है, तो उसके लिए जो हमको अपने आसपास में जहाँ लग रहे हैं सभी जो लोग चूहों का नियंत्रण करें, इस तरीके से करें। जिंक फास्फाइड की जो 2 मात्रा लें, और जो हमारा सरसों का तेल आता है 2 भाग उसका लें, और 96 भाग जो है हमारा आटा लें, तो इसको मिला के और उसको खिलाएं चूहों को, तो चूहे मर जाएंगे। चूहे मरने के बाद में उनको ऐसे नहीं छोड़ना है, उसको मिट्टी में दबाना है, क्योंकि ऐसे छोड़ने से बीमारी वगैरह फैलने के चांस रहते हैं। तो इस तरीके से जो है जिंक फास्फाइड की टैबलेट या उसका आटे के साथ और उसके साथ मिक्सचर करके खिला सकते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब आज आपने सच में बहुत सारी जानकारियाँ दी, और हमारे कितने सारे श्रोता जिन्होंने कॉल किया और साथ ही अपनी जो परेशानियाँ थी उनको भी जानना चाहा, साथ साथ मिलेट्स के ऊपर भी काफ़ी कुछ जानना चाहा, तो आप सब श्रोताओं का भी और साथ ही साथ डॉक्टर साहब आपका भी हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इतनी सारी जानकारी साझा की। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। और साथियों, क्योंकि समय हो चला है आज के कार्यक्रम का, और फिलहाल आज के लिए मुझे आरती को, हाँ, और मुझे अश्विनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।